हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय प्रताप शाही आपका स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों अब ये लेक्चर जो बेसिकली या पीपीटी के थ्रू जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो पॉलिटी के नेक्स्ट भाग के लिए है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रियम्बल के बारे में। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसके बारे में। अब प्रियम्बल यानी क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि किसी भी बुक का जो प्रीफेस होता है यानी उस बुक में को बेसिकली बताया गया है, कह सकते हैं उसकी सोल है कि उसमें बताया गया है कि इस बुक के अंदर हम किन किन चीज़ों को देने जा रहे हैं या उसके अंदर हम क्या चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। वैसे ही ठीक जैसे कि आपको पिछले अंक में मैंने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो रिटन है, और ऐसे कई और भी दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है वो ओरल है। मोस्ट कॉन्टेक्स्ट में जैसे आप ब्रिटेन का देखोगे वो ओरल है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन कर दूं कि ओरल यानी कि मोस्ट कॉन्टेक्स्ट में जो ओरल है ब्रिटेन का और जो हमारा जो है वो रिटन, उसमें बेसिकली हमारे तीन जो बॉडी के बारे में आपको बताया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें किस पिलर्स को ज़्यादा फर्क पड़ता है पावर्स में, तो इसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा जुडिशरी की पावर में। क्यों? क्योंकि अगर हमारा संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरल है तो फिर लॉ बनाने का जो बेसिक जो दारोमदार है वो लेजिस्लेटिव के ऊपर है। तो अगर उन लॉ में कभी भी वो किसी भी हिसाब से चेंज कर सकती है, क्योंकि उसके पास कोई स्टैटिक फार्मूला नहीं है कि उसके आसपास ही करना है। जैसे हमारा जो संविधान है उसके अनुसार ही, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही, मैंने आपको बताया था हमारी जुडिशरी फैसला लेती है, किसी भी चीज़ को सही और गलत ठहराती है। हमारे जुडिशरी के अकॉर्डिंग विच इज़ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट, संविधान के अंदर जो भी लिखा है वो सही है। तो अगर वहाँ पे संविधान का बेसिक जो कॉन्क्रीट बेस है वो है ही नहीं, तो जो लेजिस्लेटिव ने बना दिया नया वो संविधान हो जाता है और जुडिशरी को उसके हिसाब से ही अपने एनालिसिस में चेंज करने पड़ते हैं। तो जुडिशरी की पावर में काफ़ी चेंज आता है। हालांकि हमारा जो संविधान है वो रिटन है। तो आइए हम देखते हैं आगे, अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, वहाँ क्या बताया गया है। देखिए ये बेसिक हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। इसमें बताया गया है, इसकी हर एक लाइन जो है, हर एक वर्ड की एक खास और ब्रॉड मीनिंग है। उसी के बारे में इस वीडियो में हम थोड़ी सी एनालिसिस उसके कुछ वर्ड्स के ऊपर करेंगे। जैसे इसमें अगर आप देखोगे, इसमें लिखा है, फर्स्ट वर्ड कहता है कि वी हु, वी मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। व्हाट इज शोज दैट, ये क्या दिखाता है? ये बताता है कि द सोर्स ऑफ द पावर इज इन द पीपल, यानी जो सत्ता का जो स्रोत है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के अंदर है। फिर उसके बाद ये कहता है कि ये जो है एक ऐसा नेशन हम बनाने जा रहे हैं जो होगा सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आइए इन्हीं वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं हम, कि हमारा प्रेम्बल की कुछ ब्रॉड मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे इसमें सबसे पहला वर्ड जो है, जो मैंने इसमें आपने देखा हमारे प्रेम्बल, दैट इज सोवरीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरीनिटी? सोवरीन का मतलब क्या होता है? तो सोवरीनिटी का जो मीनिंग यहाँ पर समझाया गया है वो क्या है? सोवरीनिटी का मीनिंग जो होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरीनिटी? सोवरीनिटी कहता है, स्टेट इज नॉट अंडर एनी अथॉरिटी और पावर इन एक्सटर्नल और इंटरनल कॉन्टेक्स्ट, यानी राज्य जो है किसी भी सत्ता के अधीन नहीं होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। मतलब हमने जो यह बता दिया कि हम अब जो है, जब से संविधान हमारा लागू हुआ, हम किसी भी सत्ता के जब से के अधीन नहीं होंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने साइन किया है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को लीज पर ले रहे हैं भारत को, या ऐसा ले रहे हैं वैसा ले रहे हैं।
तो दोस्तों हमने तो 1950 में ही 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट किया था, लागू किया हमने 1950 26 जनवरी को, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हमने तो उसी दिन इसमें लिख करके शो कर दिया है कि हमारा जो राज्य होगा वो इंटरनली और एक्सटर्नली हम किसी भी सत्ता के अधीन अब नहीं है। ये मीनिंग शो करता है सोवरेनिटी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ चीजें हमने यहाँ इसमें बताई गई, जैसे अब करंट फीचर्स में क्या हो रहा है। करंट फीचर्स में हमारे इस सोवरेनिटी के लिए मैंने यहाँ शो किया है कि कुछ चैलेंजेस हमको मिल रहे हैं करंट फीचर्स में। क्या चैलेंजेस हमको उसमें मिल रहे हैं, आइए हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ बात किया है, सबसे पहला वो है इंटरनल चैलेंजेस। व्हाट इज इंटरनल चैलेंजेस? इंटरनल चैलेंजेस यानी कि नक्सलिज्म, टेररिज्म और क्राइम। आपने इन तीन वर्ड्स के बारे में सुना है। ये चैलेंजेस क्या है? क्यों ये चैलेंजेस कहता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम किसी सत्ता के अधीन नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद इसके फॉर्म में हमको सहना पड़ता है या हमें चैलेंजेस बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। नक्सलिज्म के बारे में क्या होता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन एक बेसिक दे दूंगा, लेकिन अब हिस्ट्री में हम इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, तो थोड़ा सा बता देता हूँ नक्सलिज्म क्या है। विज्म यानी विज्म का मतलब होता है कि थॉट यानी विचार, जिसके आसपास यह विचारधारा जो डेवलप होती है या उस खास विचारधारा को मानने वाले लोग। तो नक्सलिज्म क्या है? नक्सलिज्म जो है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है नक्सलबाड़ी, वहां से ये वर्ड डेवलप हुआ। बेसिकली जो कम्युनिस्ट है, जो इसमें बड़े लीडर जिनका नाम आप सुने होंगे, जिसमें से चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल, 1967 में इसको डेवलप किया। इस विचारधारा से इन्होंने इसको हिंसक रूप देना शुरू किया था। कान्हू सान्याल जिन्होंने राजनीतिक बाद में इस नक्सलिज्म को, कम्युनिस्ट को एक राजनीतिक रंग दे दिया गया, और कान्हू सान्याल को रिसेंटली 2010 23 सितंबर को उनकी डेथ हुई है। चारू मजूमदार और ये बड़े लीडर थे। बाद में इसमें जो है दीपेंद्र भट्टाचार्य जो इसके साथ जुड़े थे, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओइज्म एंड लेनिनिज्म जो है वो बनाई थी। अब माओइज्म और लेनिज्म ये सब मार्क्स की विचारधारा और कम्युनिस्ट विचारधारा के आसपास ही डेवलप हुए। अब ये विचारधारा क्या कहती है? जैसे ये विचारधारा कहती है कि इस पूरे विश्व में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एक्सप्लॉइट करता है, यानी एक्सप्लॉइटर और एक्सप्लॉइटेड, यानी एक एक्सप्लॉइटर होता है और एक एक्सप्लॉइटेड, यानी एक जो एक्सप्लॉइट करता है और एक जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। इन दो ही विचारधारा के लोग रहते हैं। ठीक, यानी पूरा वर्ड जो है वो दो ही ग्रुप या समूहों में बटा हुआ है, दो ही क्लास में बटा हुआ है, और जो इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अगर उसको बचना है तो सिर्फ उसके पास एक ही तरीका है, वो है खूनी क्रांति। यानी जो अपर है उसको मार देना है, उसको खत्म कर देना है, तभी एक नया सवेरा, एक नया ऐसा युग आएगा जिसमें कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म आ जाएगा। कम्युनिज्म को मानने वाले लोग ये क्या मानते हैं? कम्युनिज्म मतलब एक साम्यवाद, एक ऐसी विचारधारा जहां सभी लोग समान होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे विचारधारा है इनकी। आज भारत में प्रभावित जो प्रदेश हैं, इसमें खासतौर से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, बाद में वेस्ट बंगाल में इसमें राजनीतिक रूप ले लिया था। और आपको मालूम हो, पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट को हटा करके ज्योति बसु जो है वह पहले चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और आपको खुद पता हो, उन्होंने काफी सालों तक कई साल गवर्नमेंट लगातार ही कई बार सबसे ज्यादा रहने वाले चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर डेवलप की है, वो इसी विचारधारा से राजनीतिक रूप दे करके जो डेवलप की गई वहां पर आई। फिर इसने अपना रुख बिहार की तरफ भी किया था। बिहार में जब ये पहुंचा था तो ये थोड़ा सा कास्टिज्म का रूप इसने ले लिया था, कास्टिज्म में कन्वर्ट हो गया था। तो नक्सलिज्म जो है एक विचारधारा है जो ये मानता है कि अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में है, लोअर क्लास अपर क्लास को खत्म करना होगा। और ये सबसे पहले जब ये उठा था तो उस समय इसका जो मेन मोटिव था, अपर क्लास कौन है? स्टेट। मतलब इनका मानना था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे पूर्वजों ने डेवलप किए गए हैं, तो इसमें सरकार इस पे हमसे टैक्स या इसके पीछे क्यों लेती है, तो वो क्यों हम उसको टैक्स क्यों देने जाएं। इन्होंने विद्रोह, हिंसक विद्रोह इन्होंने शुरू कर दिया था। लैंड रिफॉर्म जब भी हुआ, जब जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था, तो उस जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट
जो है ये लोगों ने रिवोल्ट किया था। ये लोग जमींदारों के घरों पे अटैक किया करते थे और अटैक करके उनके सभी परिवार वालों को मार दिया करते थे और जो भी ज़मीन के पेपर थे उनको जला दिया करते थे। आप देखोगे तो कुछ फिल्मों में, जैसे टैंगो चार्ली फिल्म में भी अजय देवगन है शायद उसमें, तो उसमें भी इसके बारे में काफ़ी बताया गया है। तो नक्सलिज्म जिसे हम रेड कॉरिडोर कहते हैं वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और महाराष्ट्र, गढ़चिरौली और ऐसे कुछ जगहों पर है। सरकार ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने की बहुत कोशिश भी करी है और कर भी रही है। बहुत से नक्सलाइट्स मारे भी गए हैं, उनसे लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग भारत सरकार को नहीं मानते, यानी उनकी संप्रभुता और उनकी सोवरेनिटी को ये लोग चैलेंज करते हैं। ठीक, टेररिज्म और क्राइम के फॉर्म में भी। टेररिज्म आतंकवाद, यानी ये विचारधारा के लोग किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को फैलाकर लोगों को मारकर जो है अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। और क्राइम यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने चुनौतियां खड़ा की हैं हमारे करंट फीचर्स में सोवरेनिटी को लेकर। इस फॉर्म में भारत में 40% पार्ट में आप देखोगे लगभग ये लोग पैरेलल गवर्नमेंट कह सकते हैं चलाते हैं, जो भारत की संप्रभुता को नहीं मानते। तो आज जो है ये चैलेंजेस है हमारी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी के अगेंस्ट। ये मैं आपको एनालिटिकल फॉर्म बता रहा हूँ कि अगर मेंस में जैसे कि बहुत से स्टेट को देखेंगे, तो जैसे यूपी का भी एग्जाम होने भी वाला है, तो यूपी पीसीएस हो गया हो या यूपीएससी, बहुत से स्टेट जो है उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो उसमें सभी में एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मीन्स टोटली एनालिसिस है, तो उसमें एनालिसिस करी जाती है। तो ये एनालिटिकल फॉर्म बता रहा हूँ कि सिर्फ आप सोवरेनिटी न जाने, आज चैलेंजेस क्या है उनको उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, क्या है, तो ये है। तो इंटरनल चैलेंजेस इसी के साथ देखेंगे हमारे, ये एक्सटर्नल चैलेंजेस, एक्सटर्नल रेफरेंसेस भी देखेंगे। ये भी हमारी सोवरेनिटी कह सकते हैं एक तरह की चैलेंजेस है कि हम बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का हमें हिस्सा बनना पड़ता है, चाहे वो सार्क है या हम WTO कह लें, WHO कह लें, ऐसे बहुत के हम पार्ट बनते जाते हैं और उनके ऑब्लिगेशन में हम क्या करते हैं कि हम जो है रीजनल लॉ जो होते हैं कई देशों के बीच जो लॉ है उनको मानते हैं, उनको मानना पड़ता है हमें अपने देश इंडियन लॉ के बजाय। तो एक तरह से कह सकते हैं ये भी एक तरह का चैलेंज है जहां हमको उनको प्राथमिकता या प्रियोरिटी देनी पड़ती है, उनको मानना पड़ता है। ठीक है, अब हम दूसरे चैलेंजेस देख सकते हैं, दैट इज इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड चैलेंज हमारा। अब इंटरनेशनल लॉ कैसा है, जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स और टेररिज्म के अगेंस्ट, जैसे ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जैसे हम मालूम है आपको इंडियन ह्यूमन राइट कमीशन है, फॉर्म किया गया है। ह्यूमन्स राइट वो होते हैं जिनकी कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री या कोई देश की बाउंड्री उनको नहीं रोक सकती। तो जो एक ह्यूमन के तौर पे मिलने चाहिए, यानी किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर ना हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसको चेक करता है। इवन आज हमारी कंडीशन ये है कि बहुत सारे टेररिस्ट को भी अगर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कोई कड़ा कदम उठाती है या मार दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी ये लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक, तो फिर टेररिज्म के अगेंस्ट अगर ऐसा करते हैं, या फिर एनवायरमेंटल रेफरेंसेस में देख रहे हैं आप कि हमको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है इकोनॉमिक प्रोसेस में, खास तौर से जैसे हम इकोनॉमिकली करें। आपको मालूम हो दोस्तों, जब हमें इंडिपेंडेंट मिली थी तो हमारी सिचुएशन जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, हमारे पास बेसिक खाने के लिए भी चीज़ें नहीं थी। आज भी हमको काफ़ी चीज़ों से झेलना पड़ता है। भारत एक ऐसा देश जहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है, करीब 1.25 करोड़ के ऊपर, ऐसे देश में सबको 2 टाइम का खाना खिलाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे देश में जब हमको इंडिपेंडेंट मिली तो आपको मालूम उस समय हमारा 31 ईयर्स जो था ये हमारा एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, 31 ईयर्स। अब सोचिए ऐसे देश में जहाँ लिटरेसी 17%, 31 ईयर जो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, गरीबी, वहाँ एक टाइम के लिए भी खाना नहीं था। आपको मालूम है विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी, जब वो यूएसए से हेल्प लेने के लिए गई तो उनके साथ बहुत ही गलत बिहेवियर किया गया था। समझो ऐसा जैसे एक बेगर जो है वो हेल्प लेने आ गया। तो इस कंडीशन में हमारी ये ऑब्लिगेशन थी कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करनी थी, हरित क्रांति। एक प्रेशर भी था कम से कम फूड रिलायंट हम हो सके, आत्मनिर्भर खाने में हो सके कम से कम।
तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, उसमें कई चीज़ों के उसमें चलाया, जैसे हमने जो है HYV सीड जो चलाई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थी। इसमें वो सीड्स जो है नॉर्मन बोरलॉग आपको मालूम है उससे जुड़े हुए थे, वो ऐसे सीड्स थे जो ड्वार्फ प्लांट होते थे, ड्वार्फ प्लांट होते थे। और ऐसे प्लांट जो है बेसिकली वो अपने डेवलपमेंट यानी उसमें न्यूट्रिशन न खर्च के प्रोडक्शन पे खर्च करते थे, उससे भी सक्सेस हुआ। दूसरा हमारे पास जो था वो था पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक थे। तो वे जो दो हम करने पड़ते थे, तो हमारे यहाँ इलिटरेसी जबरदस्त है। इस इलिटरेसी की वजह से हमें सही ज्ञान ना होने की वजह से जो हमारे किसान भाई थे उन्होंने इसका बहुत ही जबरदस्त यूज़ किया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो फूड है वो टॉक्सिक हो चुके हैं, टॉक्सिक हो गए। तो टॉक्सिक फूड आप भी कह सकते हो कि हम थोड़ा थोड़ा जहर डेली खाते हैं। ये फूड इतने टॉक्सिक हो गए, आपको मालूम हो कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम ही है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन इसलिए कहा गया, उसका नाम पड़ गया क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट जो है उससे ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हरित क्रांति का काफ़ी प्रभाव है और इसी प्रभाव की वजह से ये दिक्कत आ रही है। अब WTO में तो ये हो गया कि भाई एनवायरमेंटल प्रोसेस में हम ऐसे कई ऑब्लिगेशन, ये भी ऑब्लिगेशन है कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब काऊ डंक और पुरानी रीतियों से अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन गिरेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? वो चाहिए बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमें रिसर्च सेंटर पे हमें गवर्नमेंट को कई सारे काम करने होंगे, उसके लिए अच्छा फिनांस की आवश्यकता हमें पड़ेगी। अब इसके लिए फिनांस अगर किसान भाई से पैसे मांगे तो किसान भाई तो टैक्स रिबेट फार्मिंग उसके दायरे में आता है, तो सरकार किस तरीके से काम करे। तो ये एनवायरमेंटल रिफ्रेशन में कह सकते हैं कि बैन हुआ कि भाई आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, आप जाओ ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। इसी तरह बहुत सारे एनवायरमेंटल रेफरेंसेस में जैसे हम पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते, कई चीज़ों को हमको उनके ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या ये चैलेंजेस है? जी हाँ, ये भी चैलेंजेस है सोवरेनिटी के अगेंस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट फीचर्स में हमें कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो हम किधर से रहे सोवरेन। लेकिन आप दोस्तों जब इसको लिखेंगे तो कंक्लूजन में आप ये ज़रूर देंगे कि हमने ये सारी चैलेंजेस जो है वो अपनी बेनिफिट के लिए, और क्योंकि किसी भी कंट्री की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, जो उसके कंट्री मैन है उन्हें बेस्ट लाइफ दे सके, तो इसके लिए हमने जानबूझकर इन ऑब्लिगेशन को खुद ही एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये मैंने एनालिटिकल बताया आपको सोवरेनिटी की, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन से तरह के चैलेंजेस आज हमें सामने आ रहे हैं, और उस चैलेंजेस के साथ कंक्लूजन के हमने चाहे तो हम कभी भी इस ऑब्लिगेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने अपने बेनिफिट के लिए उसे एक्सेप्ट किया है और हम ऐसा के करेंगे। तो ये थी सोवरेनिटी। आगे हम दूसरा देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये अगला नया टॉपिक हमारा, जो इसी में नया वर्ड्स आपने देखा उसमें सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का जबकि आपको यहाँ बताया गया है कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में इसकी परिभाषा नहीं बताई गई है। संविधान में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। ठीक, तो अब इसको ऐड किया गया था, तो ये इसकी कोई परिभाषा हमारे संविधान के अंदर नहीं बताई गई। तो इसको होता क्या है ये सोशलिज्म? तो सोशलिज्म की खुद मीनिंग जो है वो डीएस नकारा वर्सेस इंडिया के केस में, डीएस नकारा वर्सेस इंडिया फेडरल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मीनिंग को खुद ही डिफाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एबॉलिश यानी खत्म करना इनइक्वालिटी इन इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड एंड टू अचीव डिग्निफाइड लाइव्स फॉर द बैकवर्ड of the societies and workers. Social justice पाना, social justice यानी social justice, freedom from exploitation, law of protection, special efforts करना ट्राइब्स के लिए, दलित्स के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए। Abolish artificial inequality based on caste system and sex, economical inequality, distribution of resources and access them, material resources, human resources and available of opportunities। ठीक,
अब आपने देखा कि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मीनिंग बताई कि पॉलिटिकल इसकी मीनिंग सोशलिज्म की है कि हमें जो ग्रास रूट के पीपल हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, ट्राइब्स हैं, दलित्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, इनके लिए स्टेट जो है वो स्पेशल एफर्ट करेगा। स्टेट की मीनिंग हमारे आर्टिकल 12 में बताया गया है, वो हम आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में भी उसको डिटेल में। तो स्टेट उसके लिए स्पेशल एफर्ट करेगा दोस्तों, ठीक। तो स्पेशल एफर्ट करता है। अब वैसे सोशलिज्म की मीनिंग क्या है? सोशलिज्म हमारे यहाँ कहता है, हमारा संविधान ने कभी ये नहीं कहा कि इक्वालिटी फॉर ऑल, वी ऑल आर इक्वल, ऐसा हमारा संविधान कभी नहीं कहता। हमारा संविधान कहता है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। समझने के लिए आप ऐसा समझो कि मान लो एक अखाड़े के अंदर एक तरफ खली को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ किसी दुबले पतले इंसान को, और क्या दोनों के लिए रूल्स अगर इक्वल हों तो क्या वो इक्वालिटी है? नहीं इक्वालिटी है। डेफिनेटली जो कमजोर है उसके लिए थोड़ा अलग ही प्रयास करना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल एफर्ट की बात की जा रही है, ठीक। यानी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें होगा तभी वो कर पाएगी। यानी जो अगर खली है और एक तरफ कोई पतला दुबला इंसान है तो उसमें रेफरी जो है वो इंटरफेयर करेगा कि वो तुम नहीं मारो, तुम ज्यादा करो, तुम यूज करो, तभी दोनों में इक्वालिटी होगी। यानी उसके लिए रूल्स अलग होंगे थोड़े। लेकिन इसको चैलेंजेस मिल रहे हैं। अब आते हैं हम इसके चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस इसमें मिल रहे हैं। फिर मैंने इसमें आपको एक एनालिटिकल फॉर्म देने की कोशिश करी है कि ये क्या है। अब चैलेंजेस इसमें कहा जा रहा है कि ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन the control of material and human resources have been restricted to a few hands and the disparity between income and living standard are rising। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम इंटरफेरेंस करेगी तभी जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन 91 में हमने शुरुआत करी, ठीक। जो एक ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं कि जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्लिगेशन भी था। तो इससे क्या हुआ है कि कंट्रोल ऑफ मटेरियल ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो कुछ लोगों के हाथ में रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा ताकि इसे डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। डिस्पैरिटी का मतलब ये है कि अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है। तो इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड का जो गैप है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि जैसे अगर आप आज के मार्केट में देखेंगे, अगर तो आज के मार्केट में जैसे अगर प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है कि जिसके पास ताकत है वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे जियो की बात लें, जब भी जियो आया तो आपको कई सारे महीने जो है फ्री में आपको हर सुविधाएं देती गई। जैसे उनके फादर ने लेके आया था एक नारा, रोटी कपड़ा और मोबाइल, उन्होंने वास्तव में घर घर सबके हाथों मोबाइल पहुंचा दिया। अब एक नया कल्चर लेके आ रहे हैं, दैट इज वो मोबाइल कल्चर लेके आए थे, ये इंटरनेट कल्चर लेके आएंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, मार्क्सिज्म क्या कहता है? मार्क्सिज्म कहता है कि इकोनॉमिकल जो एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने कहा था वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इकोनॉमी है, ठीक। और अगर इकोनॉमी जो है जिसके हाथ में रहता है उसके हाथ में सुपर स्ट्रक्चर यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमी, सोशल यानी सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, सब उसके हाथ में ही आ जाते हैं। यानी उसके हिसाब से ही वो मूव होते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि जब थोड़े कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा, जैसे उन्होंने कल्चर एक नया, जैसे इन्होंने जैसे बड़ी बड़ी जो फॉर्म्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, यहाँ पर उसका जिक्र करना चाहूँगा। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि या फिर कुछ चीज़ें आपके कल्चर में डाल दी जाती हैं या वो आपके कल्चर का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ मैं बात करूँ व्हाट इज कल्चर। कल्चर का मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि बेस्ट वे ऑफ सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, दैट इज कल्चर। मेथड जो दे दिया जाता है और जो चीज़ कल्चर का पार्ट बन जाता है फिर उसके लिए अलग से एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, वो अपने से सेल होता है, वो बिकता है दोस्तों। जैसे गोल्ड, जब मैरिज में गोल्ड लेना है तो उसको कितना भी महंगा हो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। तो कल्चर का पार्ट अब वो उनके फादर लेके आए थे मोबाइल कल्चर, इन्होंने लेके आया इंटरनेट कल्चर। अब आज से अब हम 20 साल 15 साल पहले फ्लैशबैक में जाओगे तो बिना मोबाइल के भी हमारे यहाँ सारे काम होते थे। लेकिन आज दोस्तों आप बिना मोबाइल के हैंडीकैप है। अब इसी तरह से अब उनके लेके आए इंटरनेट कल्चर। इंटरनेट अब कुछ दिन में हमारे लिए एक कंपल्सन बन गया है,
और अभी इस कोरोना के युग में तो मुझे लग रहा है और ज़्यादा हो गया है। तो एक कंपल्सन हो गया अब, यानी कि उनको भी अब उनको कोई ज़रूरत नहीं होगी अब एडवर्टीजमेंट की, वो कोई भी लेगा ही लेगा, एक नया कल्चर लेके आया। तो अब जियो जैसे ही एक बड़ा मगरमच्छ कह सकते हैं इकोनॉमिकल एरा में, जैसे बड़ी कंपनी आई, छोटे 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 अपने आप खत्म होते चले गए। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में हालांकि जब हमें इंडिपेंडेंट मिलनी थी तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसको रोकने की गवर्नमेंट मैक्सिमम इंटरफेयर करती थी और इंडस्ट्री को ए बी और सी में डिवाइड कर रखा था। ए जिससे सिर्फ ए में वो इंडस्ट्री आती थी गवर्नमेंट ही कर सकती थी, बी में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ लाइसेंस के बाद जो है प्राइवेट को भी दिया गया था। सी में प्राइवेट जो है वो लाइसेंस के बाद आ सकते थे। लाइसेंस सिस्टम का मेन मोटिव यही होता था कि इससे सभी को बराबर मौका मिला, ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसा है वही कर पाए। लेकिन बाद में उल्टा हुआ कि लोग अपने पावर और पहुंच का यूज़ करके लाइसेंस अच्छे अच्छे लोग ही अपने हाथ में ले लिया करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अब जियो आ गए हैं तो सिर्फ उन्हीं का कल को ऐसा होगा कि उनकी मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने इधर दूसरी तरफ काम कर रहे हैं BSNL MTNL, ताकि ऐसा मोनोपोली ना है जिससे फिर कंज्यूमर का फिर से जो है वो एक्सप्लॉयटेशन हो पाए। यानी गवर्नमेंट इंटरफियर कुछ हद तक कर रही है यहाँ पर। तो अगर प्राइवेटाइजेशन ऐसा हो जाएगा, हर जगह प्राइवेटाइजेशन ही हो जाएगा, तो सारे कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में ही आ जाएंगे। अब इस लेक्चर में उसको काफ़ी डिटेल में बता सकता हूँ लेकिन हम पर टाइम कम है। तो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की वजह से रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में आ जाएंगे और उससे क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाएगी। अब हम यहाँ पर बात करें, अगर स्टेट जो है लिखा है विड्रॉल कर रहा है फ्रॉम द प्रोडक्टिव वर्क, तो डेवलपमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। और प्राइवेट सेक्टर किधर इन्वेस्ट करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो वहीं इन्वेस्ट करेगा ना जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलप हो। तो इससे क्या होगा, डिस्पैरिटी ह्यूमन रिसोर्सेज में और बढ़ते जाएंगे। एग्रीकल्चर में स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर लें, प्रोटेक्शन की बात करें, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो गिरती चली जाए, इसे सुसाइड केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक, रिटेल सेक्टर की हम बात करें, जो अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, तो उससे क्या हो रहा है, जॉब जा रही है। अब यहाँ पर हम एक गौर करने वाली बात है, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, सबको ये धारणा होती है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएंगी तो हमको जॉब मिलेगा। लेकिन दोस्तों होता उल्टा है। जैसे मान लीजिए, तो डिस्पैरिटी कैसे बढ़ती है। मान लीजिए जैसे कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आती हैं, जैसे पहले जब मॉल 90s के पहले नहीं थे भारत में, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोफेशन थे जो जिनको गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन के दायरे में रखा हुआ था। यानी कि उसमें क्योंकि छोटे इंडस्ट्रीज करेंगे तो अच्छा है, इसमें बड़े आ जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। उनका ऐसा मानना था कि इसमें स्मॉल जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वही करें। लेकिन 90s में डी रिजर्व बहुत सारे सेक्टर कर दिया गया, उसमें से रिटेल भी एक था, तो बड़े बड़े मॉल्स आ गए। मॉल्स के आने से क्या हो गया, मॉल्स के आने से जैसे कि छोटा शॉपकीपर होता है, रिटेल सेक्टर मतलब खुदरा व्यापार, डेली बेस के जो सामान लेते हो, तो उसके बीच में क्या होता है, एक चेन होती है, एक सप्लायर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। अब ये बड़े बड़े मॉल्स आने से वो तो डायरेक्ट कंपनी से बाय करेंगे, तो ये चेन खत्म, उनका एम्प्लॉयमेंट खत्म होता था। अब जो इसके अलावा अब क्या करा जा रहा है, उसमें अगर 100% गवर्नमेंट उसमें FDI कर दे। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट वो आके यहाँ फॉर्म अगर ओपन कर दे तो उससे क्या होगा, बड़े बड़े जो फॉर्म्स हैं वो आके यहाँ ओपन हो जाएंगे। वो जॉब तो मिलेगा, किनको मिलेगा? जिनको ऑलरेडी लगी हुई है जॉब, यानी जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जो कंप्यूटर चला सकते हैं। लेकिन इस सेक्टर में मैक्सिमम कौन है, वो जो थोड़े से इलिटरेट हैं, जिनके काम करने का तरीका पुराना है, तो वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली क्या होगा, उनका जॉब जाएगा। ठीक, तो इससे डिस्पैरिटी क्या होगी, अगर हम आज बात करें मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले और एक इंडियन कंपनी में काम करने वाले, दोनों के उसमें बहुत डिफरेंस है, उनमें इनकम में, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत डिफरेंस हो जाता है। ठीक, तो उससे जॉब उनका जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे कि अब हम यहाँ बात करते हैं, अगर आगे देखें हम, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेकुलरिज्म। अब देखिए दोस्तों, सेकुलरिज्म के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, पहला वेस्टर्न कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज व्हाट, इंडियन कॉन्सेप्ट। पहले हम इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों कॉन्सेप्ट की अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म का वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या है, रिलीजन, a way which connect to the person with God, a person to the God. Each person's path may be different, so that create many ways of the
फेथ इन द सोसाइटी। जैसे रिलीजन का मतलब क्या मानता है? रिलीजन मतलब एक ऐसा रास्ता जो ईश्वर से जोड़ता है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न सोसाइटीज के। तो ईश्वर से जोड़ता है। अब रास्ते तो कई अलग अलग हो सकते हैं, तो सोसाइटी के अलग अलग विश्वास हो जाएंगे, अलग अलग फेथ हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी स्टेट जो है कोई रिलीजन नहीं फॉलो करेगा। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट कोई रिलीजन को नहीं फॉलो करेगा, किसी कोई सिंबल ऐसा फॉलो नहीं करेंगे जो किसी खास रिलीजन को शो करता हो। और यही वहाँ के सेकुलरिज्म की मीनिंग है। और इसी वजह से आप देखेंगे जैसे फ्रांस में कई बार जो है मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने से या पंजाबी को पगड़ी पहनने से बैन कर दिया गया था। कई बार ऐसे इश्यूज वहाँ पर उठे थे। तो ये होता है क्योंकि अलग अलग विश्वास होंगे तो रास्ते कई हो जाएंगे, इसीलिए स्टेट कई रास्तों पे तो चल नहीं सकता। इसीलिए कोई भी जो है एक ही रास्ता होगा। इस द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। व्हाट इज इंडियन कॉन्सेप्ट? इंडियन कॉन्सेप्ट मीन्स द इंडियन वर्ड रिलीजन इज धर्म। धर्म मीन्स व्हाट? मीनिंग टू एक्सेप्ट। जैसे कि धर्म का मतलब वो धारण करने से, मीनिंग टू एक्सेप्ट, धरी धातु से मिलकर बना हुआ है। धारण करना, एक्सेप्ट करना। मॉरल ड्यूटीज इन द सोसाइटी, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, मातृ धर्म, अतिथि धर्म, यानी सेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ सोसाइटी। तो हम ये ड्यूटीज, धर्म का मतलब ये होता था जैसे कानून और धर्म ये दो हैं जो सोसाइटी में कंट्रोल का काम करते हैं। जब सोसाइटी में कुछ नहीं है, जब सोसाइटी में कुछ नहीं था तो धर्म मेंटेन करता था, सोसाइटी को ब्रेक नहीं करने देता था। जैसे अगर आपने मान लो ये गलत किया तो कोई देख रहा है, उसकी सजा आपको ऊपर वाला देगा, मिलेगा। सोसाइटी में जो गलत कार्य थे वो रुकते थे। ठीक। तो धर्म का मतलब है धारण करने से, यानी ड्यूटीज से सोसाइटी को। और वी कांट सेपरेट ड्यूटीज फ्रॉम द सोसाइटी। हम ड्यूटीज को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। ठीक। तो दिस इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या है? सेम फीलिंग अबाउट ऑल द रिलीजन, यानी सर्व धर्म संभाव की मीनिंग के साथ सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करा गया है। ठीक। सो इसीलिए हमारे यहाँ इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट नो रिलीजन एंड नॉट ओनली बेस्ड ऑन डिस्टिंक्शन विल सेंस। ये 14, 15, 16 और 27 में कहा गया आर्टिकल। और ईच सिटीजन्स विल बी अलाउड टू प्रोपगेट देयर रिलीजन एंड द बिलीव्स, आर्टिकल 25A। और ईच कम्युनिटी विल हैव द राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर, आर्टिकल 29, 30। इसी तरह से रिलीजियस राइट्स जो है वो अनलिमिटेड नहीं दिए गए हैं। मॉरल लॉ के बेस पे, पब्लिक ऑर्डर के बेस पे के नाम पर और वर्चू पर उस पर एक्शंस में सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। और SR बोम्मई ने के केस में इस रिलीजन को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यानी कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के जो बदलाव हैं वो नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों। तो ये 14, 15, 16 यानी सर्वधर्म संभाव को लेकर के हम आगे बढ़े थे। ठीक। और हमारा सेकुलरिज्म यही कहता है सभी धर्मों के प्रति समान भावना। तो दोस्तों इसमें हमने 3 खास वर्ड्स प्रेम्बल के बारे में बात की। हालांकि इन सभी वर्ड्स तो इतने ब्रॉड है कि मेरे पास टाइम कम है और मुझे लगता है कि एक वीडियो, एक वर्ड के ऊपर पूरा एक बड़ा वीडियो होना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट में ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक एक अलग अलग वर्ड्स के ऊपर एक अलग अलग ही जो है आपको मैं वीडियो दे सकूं, ताकि उसको पूरी तरह से आप एनालिटिकल समझ सको। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो प्रीलिम्स और मेंस है यूपीएससी का वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। आपको उसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकोगे। प्रीलिम्स इज अ नॉलेज टेस्ट, मेंस इज एनालिटिकल अप्रोच। उसमें सही क्या है? एनालिटिकल का मतलब उसे प्रो एंड कॉन्स दोनों आपको आने चाहिए। एनालिटिकल अप्रोच है। ठीक। तो दोस्तों थैंक्स फॉर मुझे इतना देर सुनने के लिए। अभी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज के लिए। ठीक। तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो इसके लिए, या व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर 9833374933। ठीक। इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। तो अब नए अंक में हम फिर से आपका स्वागत
करेंगे दोस्तों। इसमें किसी भी डाउट, आप अगर इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको जब भी इसमें नए वीडियो डाल आएंगे जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होंगे, खास तौर से प्रीलिम्स और मेंस के लिए, वो आपको अपने आप मिल जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक, तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।